गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है, फिर हम सभी क्लास की शुरुआत करेंगे और आज की करंट अफेयर को देखेंगे। अब आपकी क्लासेस रेगुलर हो चुकी है। रेगुलर हम लोग लाइव क्लासेस करंट अफेयर की शुरुआत कर चुके हैं, जो कि सुबह 7 AM पे चल रही थी। इधर कुछ दिन डिस्टर्ब चला था, कुछ इश्यूज था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट वो रिजॉल्व हो चुका है, कोई अब समस्या नहीं है। तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर, वॉइस एंड प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। कैसे हो जायद खान? वेरी गुड मॉर्निंग। काजल, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया है और जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से आपकी करंट अफेयर की सेशन प्रॉपर वे में स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे डेली के। आज है 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को ये भी पता है कि सर स्टैटिक जीके वाली क्लास ऑलरेडी चल रही है हमारी रात में 9 PM पे। तो चलिए 11 अप्रैल की करंट अफेयर को देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। एवरीथिंग इज फाइन, ओके। शांतनु, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सेशन को लाइक एंड शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से जल्दी आप सभी शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की करंट की न्यूज़ से, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया गिव $2 million टू अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन के लिए $2 मिलियन, कितना, $2 मिलियन क्या किए हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने आपको पहले ही समझा रखा था। यहां पे जो भी आप करंट अफेयर मेरे संग पढ़ रहे हैं, एज अ फैक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, ना कि काफ़ी डीप में जाके पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो पेपर देना है वो पेपर देना है, एसएससी का पेपर देना है और रेलवे का पेपर देना है ना। एसएससी, रेलवे, या फिर आप बैंक का दोगे, है ना, या फिर किसी भी स्टेट का ग्रुप बी का दे रहे हो, सी का दे रहे हो आप, या डी का दे रहे हो। इन सभी एग्जाम को उठा के आप देखोगे, पैटर्न को उठा के देखोगे आप, जो पेपर में करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल पूछे जाते हैं, ना कि बहुत डीप में, जैसे कि हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं। ओके, तो हमें वैसे ही पढ़ना है जो कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। मालूम चला हमने पूरा सा ढेर सारा आपके सर के ऊपर डाल दिया और आप एग्जाम दे रहे हो ग्रुप डी का, तो कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट अलग होता है। तो टू द पॉइंट फैक्ट के रूप में पढ़िए और लास्ट में हम सब क्या करेंगे, जो चीज़ें हम आपको पढ़ाए हैं उसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिएगा। पहला जो हमारा न्यूज़ था वो ये था कि इंडिया ने $2 मिलियन दिया हुआ है, किसको, अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन के लिए। कहाँ पे? सोमालिया में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, अब यहां पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनका नाम क्या है। हाल ही में ये चर्चा में रही हैं। अब क्वेश्चंस कभी भी यहां से नहीं पूछेगा फ्रंट से कि हाँ सर यहां फ्रंट से पूछ दे, नहीं। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन कौन है? तो रुचिरा काम्बोज। ध्यान रखिए, कौन है? रुचिरा काम्बोज। यही पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी फ्रंट से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, फ्रंट से एग्जामिनर नहीं पूछता है। मनीता, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अरे थोड़ा इशू चल रहा था मेरा एक्चुअली, लाइक नेटवर्क इशू था और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी इशू चल रहे थे, तो अब जाके सॉल्व हुआ है। बैकअप नहीं हो पा रहे थे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट अब ठीक हो गया है। ठीक है, चलेगा। तो कौन है? रुचिका कंबोज। ये रुचिका कंबोज कौन है भाई? यूनाइटेड नेशन में इंडियाज की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व कर रही है। कहाँ से? भारत की तरफ से। तो इनको नाम याद रखिए, क्योंकि हाल ही में चर्चे में थी। चर्चे में क्यों आई? क्योंकि सोमालिया में अफ्रीकीय संघ संक्रमण मिशन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड को $2 मिलियन अमेरिकी का इन्होंने योगदान दिया हुआ है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चंस बने जाएंगे हाल ही में। देखिए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस अमाउंट का पूछता है, कितने मिलियन दिया गया है, तो $2 मिलियन दिया गया सोमालिया को। ठीक है, भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं कहां पे? यूनाइटेड नेशन में, वो कौन है? तो रुचिका कंबोज जी हैं। कौन है? रुचिका कंबोज जी हैं। मैं अगेन कह रहा हूं, आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी या रेलवे में या फिर बैंक में, तो फैक्चुअल के लिए आपको ये सब याद करना बहुत जरूरी है। हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बन जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। दिशा, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, इससे पहले
इंडिया ने भी और कंट्रीब्यूट कर रखा है, ऐसा नहीं कि पहली बार इंडिया ने किया है। अर्लियर इंडिया कंट्रीब्यूट 4 मिलियन यूएसडी डॉलर टू द अफ्रीकन यूनियन मिशन इन सोमालिया। मतलब कह रहा है इससे पहले भी भारत ने सोमालिया में अफ्रीकीय संघ में 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे रखा है। ये उसके बाद अभी का है 2023 का। अगेन आपके सामने क्वेश्चन मैं फिर से कर रहा हूं कि भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भारत को प्रतिनिधित्व स्थायी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ध्यान रखिएगा प्रतिनिधि हैं कहां पे, यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम क्या है, तो रुचिरा कंबोज हैं, जिन्होंने सोमालिया को 2 मिलियन डॉलर दिया है फॉर अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन के लिए। अगेन इस पॉइंट को लिखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। और इसके पहले इन्होंने कितना दिया था, तो 4 मिलियन यूएसडी डॉलर इन्होंने क्या किया था, दिया हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि फंड का उद्देश्य सोमालिया में ATMIS का समर्थन करना है। ATMIS क्या होता है, तो अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन का क्या है, सपोर्ट करने के लिए इन्होंने 2 मिलियन डॉलर का एज अ सहयोग, हेल्प के तौर पे, मानवता के हेल्प पे इन्होंने क्या किया, हेल्प किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह योगदान देकर भारत इस क्षेत्र में शांति स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समर्थन करना चाहता है कि भाई हम सब हम सब क्या है, साथ मिलके आगे बढ़े। ठीक है, सोमालिया मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां से, इसका जो कैपिटल है सोमालिया का वो क्या है, तो मोगादिशु क्या है, इसकी कैपिटल है सोमालिया का, लिख लीजिएगा। अगेन जो बच्चों को ये लगता है कि नहीं सर ये हमें विदेशों का या फिर अनदर वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज हैं उनके हमें कैपिटल याद होते हैं, करेंसी याद करनी होती है, प्राइम मिनिस्टर याद करना होता है, प्रेसिडेंट याद करना होता है, नहीं। अब आप देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए सोमालिया के ऊपर, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके वर्ल्ड के पूरे कंट्री का याद करना है। अब बिकॉज ये कंट्री जो है ना अभी न्यूज में आया अफ्रीकन कंट्री, क्यों आया, क्योंकि भारत की रिप्रेजेंटेटिव जो थी उन्होंने क्या किया, 2 मिलियन डॉलर उनको दिया हुआ है ना, ट्रांजिशन के लिए। अब ये चर्चा में आई इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोमालिया के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां की जो कैपिटल है वो मोगादिशु है, ध्यान रखिएगा। यहां की करेंसी शिलिंग है, ध्यान रखिएगा। और ऑफिशियली लैंग्वेज तो आपको पता अरेबिक यहां पे बोली जाती है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आते भी हैं, आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं। चलेगा, सेकंड हमारा न्यूज है INS विक्रांत गेट्स बैक इट्स ओरिजिनल 1961 बेल। अब ये जो अब जैसे INS विक्रांत पे क्या था, बेल घंटी लगी होती थी। ठीक है, तो ये वही घंटी आपको दिखाई दे रही है कि INS विक्रांत को अपना मूल 1961 का जो घंटा था वो वापस मिला है, ध्यान रखिएगा। 1961 वाला जो बेल थी वो वापस मिल चुकी है। INS विक्रांत इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर was presented with a special gift in the form of the original bell from the first carrier of the same name commissioned in 1961। जब 1961 में पहली बार INS विक्रांत को कमिश्नाइड किया गया था, मतलब इसकी नियुक्ति की गई थी, मतलब इसको लिया गया था सेना में, तो उस टाइम इस पे एक बेल लगाया गया था। ठीक है, ओरिजिनल बेल। तो वही बेल वापस फिर से जो अभी INS विक्रांत है उसको दे दिया गया है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे 1961 में कमीशन किया गया था, मतलब शामिल किया गया था सेना में। इसी नाम के पहले वाहक से इसकी मूल घंटी के रूप में एक विशेष उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। INS विक्रांत को जो लॉन्च किया गया है, अगेन वो किया गया है कब, 12 अगस्त 2013 को, दूसरा फिर से पूरी तरह से तैयार करके भारत में ही पूरी तरह से इंडिजिनियसली स्वदेशी रूप से बनाया गया है और लॉन्च किया गया है। तो 1961 वाले में क्या था कि एक बेल लगा हुआ था, तो वही बेल अब इस वाले में लग चुका है 2013 वाले INS विक्रांत में। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आप लोग को आ रही होगी। ठीक है, ये आपको सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अमर उजाला में भी इस न्यूज को दिया गया था, INS विक्रांत बेल, INS विक्रांत को उसकी घंटी वापस मिली है। 1961-1997 तक पुराने INS विक्रांत पर लगी थी, मतलब 1961 से लेके 1900 कब तक है, 97 तक में जो पुराना INS विक्रांत था उस पे ये घंटी लगी हुई थी। अब जो 2013 में भारत में स्वदेशी रूप से INS विक्रांत को बना के लॉन्च किया गया है, तो उसमें वही पुरानी वाली जो घंटी थी उसको फिर से लगा दिया गया है। आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट वगैरह में कि बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट होती है, उसमें देखोगे तो फ्रंट पे आगे में बड़ा सा घंटा लगा होता है ना।
तो वो जो था उसको हटा लिया गया था, वापस से फिर से आईएनएस विक्रांत पे लगा दिया गया, वो भी वही पुराना वाला। कौन सा? वही पुराना वाला जो 61 और 97 में लगा हुआ था, उसको अगेन से क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब आते हैं हम तीसरे न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री जनधन योजना रिकॉर्ड शेष राशि में 50,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना रिकॉर्ड बैलेंस ₹50,000 करोड़ इन इंक्रीजेस, मतलब 50,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप सोचो कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक समय ऐसा था कि लोगों को बैंक में जाके अकाउंट खुलवाने में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, या फिर अकाउंट खोलने के लिए 10 तरह की डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना जब आया तो उसके तहत कई सारे अलग अलग अकाउंट्स खोलने के तरीके स्टार्ट हो गए, लोगों के अकाउंट्स खुलने चालू हो गए। अब आप सोचो, जो लोग के पास 100 रुपए रहा करता था वो घर में रखते थे, खर्च होता था, मोदी जी ने क्या किया? वो भी निकाला और बैंक में जमा करवा दिया। अब इससे क्या हुआ? अब हर कोई चाहता है यार 100 रुपए बचा ले, 50 रुपए बचा ले। अब वो जो बचा रहा है वो कहां जमा हो रहा है? बैंक में। अब जब बैंक में जमा हो रहा है तो वो पैसा कहां जा रही है? गवर्नमेंट के पास जा रही है। गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट तो देगी साल भर में, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा तो पड़ा हुआ है ना, तो उस पैसे का तो यूज होता है। सेम कहानी हमारे यहाँ हम सब के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसा कुछ ज़्यादा हो गया है तो हमने पैसा जमा कर दिया है बैंक में, अब किसी को लोन की ज़रूरत है तो बैंक क्या करेगा? अलग से थोड़ी देता है पैसा। अब इनका पैसा उनको दे दिया, उनकी लोन पे चल रहा है, हम पैसा नहीं निकालते, पड़ा हुआ है, हमें ज़रूरत पड़ा वो उनका उठा के हमें दे दिए। तो ये स्ट्रक्चर चलता रहता है, ये स्ट्रक्चर घूमता रहता है। तो ये जो 50,000 रुपये गया, ये कहाँ गया? बैंकों में गया। अब बैंकों में गया तो बहुत सारे ऐसे लोग इसमें से होंगे जिनको ज़रूरत होगा वो निकाल लेगा, जिनको ज़रूरत नहीं होगा वो साल भर तक पड़ा है। जब पड़ा है तो उसको कोई ना कोई यूटिलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया, आपका रेड कलर का नोट था तो वही नोट आपको वापस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जमा कर दिया तो वो पैसा जमा हो गया आपके नाम पे। अब उस पे गवर्नमेंट आपको साल भर में इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट भी कितना होता है गवर्नमेंट है? कम होता है, लेकिन हाँ सिक्योरिटी होती है कि भाई पैसा आपका वापस कहीं खोएगा नहीं। ठीक है, तो ये ताबड़तोड़ जो आप देख रहे हो 50,000 रुपए करोड़ का समथिंग का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। द प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम has achieved the significant record in the financial year ending 31st March 2023। मतलब अच्छी खासी रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट देखने को मिला हुआ है। मतलब कह रहा है कि समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हासिल किया है। योजना के तहत बुनियादी बैंक खातों में 50,000 करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें कुल शेष राशि 1.99 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मतलब आप समझ रहे हो, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का जो है अमाउंट जनधन जो आपका योजना है जिसके तहत अकाउंट खोला जाता है उसमें क्या है? जमा है। टोटल बैलेंस लिखा है अंडर द स्कीम इन द बेसिस ऑफ बैंक अकाउंट 50,000 करोड़ हैज बीन रिकॉर्डेड, टेकिंग द टोटल बैलेंस to rupees 1.99 लाख करोड़ has been reached। मतलब कि अभी जनधन योजना में जो पूरे भारत में जो पैसा रखा गया है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए क्या है? रखा गया है, डिपॉजिट किया जा चुका है। अब आप सोचो कि ये 2 लाख करोड़ रुपए जो पूरे भारत वर्ष में लोगों ने जनधन योजना के थ्रू जमा कर रखा है अभी एट प्रेजेंट टाइम में, तो वो 2 लाख करोड़ रुपए क्या है? भारत के खाते में है। मतलब भारत सरकार ही तो देख रही होगी बैंकों में जमा है, तो अब यूटिलाइज तो भारत सरकार कर रही है ना, कुछ लोगों ने जमा करके छोड़ दिया है। तो ये 2 लाख करोड़ रुपए मतलब मार्केट में था हम सब गरीबों के पास, मोदी जी ने उसको निकाला, बोला बैंक में जमा करो, तुम्हारा पैसा सिक्योर है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि मतलब 2 लाख करोड़ रुपए जनधन खाते से। अब जनधन खाते के बारे में तो आप सबको पता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसके लिए हुई थी, है ना? जो छोटे कस्बे में है, हर एक इंसान, भारत का हर एक वो इंसान जो एक अकाउंट खुलवाना चाहता है, ये उनके लिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है एवरीबॉडी? दिशा क्लियर है, शांतनु क्लियर है, खेम खान, करण क्लियर। अच्छा आप तो पेड वाले हो ना, आई थिंक करण, मेरे को ऐसा लग रहा है। काजल, स्काई क्लियर है। चलो सभी को उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट याद रखिएगा, है ना? कितना करोड़ रुपए बढ़ा हुआ है? तो 50,000, ध्यान रखिएगा 50,000 करोड़ क्या है? इंक्रीमेंट देखने को मिला है। टोटल जो पैसा जमा है वो कितना हो चुका है? तो वो 1.99
क्या है, लाख करोड़ हो चुका है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहां से भी आप एग्जाम में बनेंगे। एडिशनली 5 करोड़ न्यू अकाउंट हैव बीन एडेड अंडर द स्कीम टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज टू 48.65 करोड़। मतलब कह रहा है इसके साथ ही साथ 5 करोड़ नए अकाउंट भी खुले हैं। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियली लास्ट वाला जो 2023 का बीता है, 22 और 23 का, इसमें 5 करोड़ नए अकाउंट भी ओपन किए गए हैं। उसके साथ ही साथ टोटल जो अकाउंट हो चुका है वो 48.65 करोड़ अकाउंट क्या है, जनधन योजना के थ्रू खोला जा चुका है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक आर मेन ऑपरेटर्स ऑफ दिस स्कीम्स which have deposit of rupees 1.55 लाख। मतलब कह रहा है जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, इस योजना के प्रमुख संचालक है, जिनके पास जमा के रूप में लगभग 1.55 लाख करोड़ रुपए धनराशि क्या है, जमा है। तो कहीं ना कहीं जनधन योजना जो प्रोग्राम लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेके आए वो सक्सेसफुल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शांतनु सर 8, 9 और 10 का करंट अफेयर वो हम आपको दे देंगे, शांतनु आप चिंता ना करो, ठीक है। वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे पढ़ लेना। अदरवाइज मैं देखूंगा कल वाले सेशन में ही हम लगा देंगे उसको, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है, चलेगा। CR राव 2013 में तो इनको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। CR राव विंस इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023। CR राव ने जीता है सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे सर? तो ये आपके एग्जाम में अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? अवार्ड से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि CR राव को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? स्टैटिक्स 2023। ध्यान रखिएगा, CR राव को क्या दिया गया है? सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एक भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीवाद, ठीक है, कल्याणमुड़ी राधा कृष्ण राव को दिया गया है। CR राव का फुल फॉर्म है ये, ध्यान रखिएगा पूरा। कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव को दिया गया है, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। इंडियन क्या है? अमेरिकन है, ध्यान रखिएगा। क्या है? इंडियन अमेरिकन है ना? क्या है? इंडियन अमेरिकन है, मतलब इंडियन मूल के रहने वाले हैं बट अमेरिका में रहते हैं। इस बार का इनको दिया गया है क्या? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस अवार्ड इज कंसीडर सिमिलर टू द नोबेल प्राइज इन स्टैटिक्स। ध्यान रखिएगा, मतलब सांख्यिकी में यह अवार्ड दिया जाता है, बट इस अवार्ड को जो कंसीडर किया जाता है, वो कंसीडर किया जाता है नोबेल प्राइज के समान। कैसे? नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है इस प्राइज को। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे अवार्ड के ऊपर। किस पे? अवार्ड के ऊपर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता हुआ दिखाई देगा। अब इनकी अगर हिस्ट्री की बातें हम करें तो 1968 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राव जी को 1968 में पद्म भूषण सम्मान से किया गया था। और पद्म विभूषण जो दिया गया था वो 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। दो चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। 1968 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोनों चीजें अलग अलग हैं, रिमेंबर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा राव 1963 में SS भटनागर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। कब? 1963 में इन्हें क्या मिला था? SS भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1967 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। उन्हें अमेरिकी सांख्यिकी विल्क्स मेडल भी क्या है? मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी हिस्ट्री है, इन्हें कौन कौन से बड़े बड़े सम्मान से क्या है अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स की बातें अगर कर ले तो ये एक अवार्ड होता है फॉर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क इन द फील्ड ऑफ स्टैटिक्स। मतलब कह रहा है कि सांख्यिकी की दुनिया में आप बहुत अच्छा अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। और सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के समान ये इस अवार्ड को माना जाता है।
ठीक है। और इसकी पहली जो अवार्ड दी गई थी वो 2016 में दी गई थी, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी लॉन्च IBCA। IBCA का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ठीक है। IBCA का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, मतलब होता है कि किस तरह से हम जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं या शेर होते हैं, टाइगर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो एनिमल्स जानवर्स होते हैं उनको कंजर्व कैसे कर सके, उनका संरक्षण कैसे कर सके आपस में मिलके, तो यही अलायंस हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च IBCA ऑन 9 अप्रैल 2022। कब लॉन्च किए थे? 9 अप्रैल 2022 को इन्होंने क्या किया था? लॉन्च किया था ड्यूरिंग हिज विजिट कर्नाटका, ठीक है। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसको सभी लोग जानते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली IBCA को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे 23 कर लीजिएगा, ये 22 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब लिखा हुआ है बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और धूमिल तेंदुआ सहित बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों का संरक्षण करना है, मतलब उन्हें कंजर्व करना है, उन्हें बचाना है कि किस तरह से हम उनके लिए कार्य करें कि वो बचे और उनके लाइफ क्या हो, लॉन्ग हो। तो कितने सारे? तो 7 प्रजातियां, कितने सारे? 7 प्रजातियों का संरक्षण है, ध्यान रखिए। कौन कौन से हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, हिम तेंदुआ है और धूमिल तेंदुआ है। इन सब प्रजातियों को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को क्या है, मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आप सभी बच्चों को आ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके फैक्चुअल पूछे जाते हैं SSC, रेलवे या ग्रुप डी, ग्रुप सी के एग्जाम में। तो आप टू द पॉइंट पढ़िए, इस नोट्स को बनाते चलिए, जैसे इस पॉइंट को कॉपी पे नोट डाउन करिए, इसके जो पॉइंट्स हमने दिया है इस पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। अब जब आप ये करेंगे ना तो अभी आगे देखिएगा मेरे संग, आप इसी क्वेश्चन पे, इन्हीं सब न्यूज के ऊपर आप क्या अभ्यास प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार जो हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन बनाए। तो एग्जामिनर भी आपके संग यही खेल खेलता है, फैक्चुअल क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकालता है और आपको देता है, और आपको लगता है अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, डीप एनालिसिस से पूछ दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या कह रहा है, यह गठबंधन इस 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के देशों, संरक्षणवादी जो कंजर्वेटिव होते हैं उनके संग क्या है, साथ लाना है। जिन्होंने इस पे काम किया है, जिन्होंने एनिमल्स पे वर्क किया है, उनके कंजर्वेशन पे काम किया है पूरी दुनिया में, उनको साथ में ले आना है और साथ में मिलकर इस पे काम करना है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, कितनी सारी बिल्लियों की प्रजातियों के लिए किया गया है, तो 7, कितने सारे? 7, ध्यान रखिएगा 7 है। 7 के नाम आपके सामने हैं। इनको बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को की शुरुआत की गई थी 9 अप्रैल 2023 को, किसके द्वारा? हमारे मोदी जी के द्वारा। कहां पे? कर्नाटका यात्रा के दौरान कर्नाटका में, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। टाइगर पॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टाइगर इन इंडिया, है ना। जब आप पढ़ोगे, अभी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे भी स्टैटिक जीके में, तो ये बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। 2022 में 3167 तक पहुंची भारत में बाघों की आबादी, मतलब कह रहा है टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया टू रीच 3167 इन 2022, मतलब 2022 का जो डेटा दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो बाघों की संख्या है वो 3167 क्या है, हो चुका है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। According to the tiger census data released by the Prime Minister Narendra Modi, the tiger population in India has reached 3167 in 2022, मतलब 2022 साल बीता है, अभी मार्च में सब डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा के बिहाफ पे ये बताया गया है कि भारत में जो बाघों की संख्या है वो बढ़ चुका है, कितना हो चुका है? 3167 हो चुका है। 2006 में कितना था? तो 1411 था। 2010 में कितना था? 1706 था। एवरी 4 ईयर पे ये डेटा रिलीज की जाती है। 2014 में कितना था? 2226 था। 2226 था। 2018 में कितना था? 2967 था। अब 18/4/22, अब 2022 का जो डेटा रिलीज किया गया है वो 2022 का आपके सामने है
3167 है। तो मतलब आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो 2900 से कितना चला गया, 3100 चला गया। तो अच्छी खासी क्या है, बाघों की संख्या बढ़ती हुई आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप एग्जाम में पूछेगा कि लास्ट जनगणना में कितना था, तो लास्ट 2018 में हुआ था 2967 था। इस बार बढ़ के कितना हो गया, 3167 हो गया। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पॉइंट्स जरूर से लिखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एमटीएस में आएगा मनीता सिंह, ठीक है। फैक्ट आता है बाबू, इसीलिए तो हम आपको टू द पॉइंट सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आप मतलब घूमो मत, है ना। करंट अफेयर क्या है ना, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट अफेयर ऐसा है कि खत्म ही नहीं हो सकता, बहुत करंट अफेयर है। लेकिन हमें टू द पॉइंट पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, और हमें फैक्चुअल पढ़ने हैं जो सर एग्जाम में पैटर्न बना हुआ है, टीसीएस पूछ रहा है। मालूम चला कि हम इसी क्वेश्चन को लेके अब स्टैटिक्स पार्ट में घुस जाए, टाइगर रिजर्व क्या है, कैसे शुरुआत हुई थी, किसने करी थी, तो एक टाइम वेस्ट भी होगा कि यार हम इतने अंदर में चले गए। वो स्टैटिक्स का पार्ट है, वो हम टॉपिक ऑलरेडी अलग से पढ़ाएंगे, है ना। तो हम करंट के चीज़ों को करंट में पढ़े। हमारा ये मानना है कि करंट कम से कम आप अच्छा करो, स्टैटिक्स तो आप गारंटी अच्छा कर जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पेड पे उनको पता भी है कि मैंने बहुत अच्छे से स्टैटिक्स स्टार्ट करी हुई है। आगे आइएगा, टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो अप्रैल 1973 में हुई थी। वैसे ही सेम एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो सबको समझाएंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें अलग एक मुद्दा है, उसको हटाइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर देश में बाघों की आबादी को बचाने और बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को भारत में शुरू किया गया था। यह बाघ संरक्षण कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। 1972 में क्या शुरुआत किया गया था, 1972 की अगर हम बातें करें तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत हुई थी, है ना। अब इसमें भी कहानी है, किसने किया था, क्यों किया था। इंदिरा गांधी जी ने करा, तो क्यों करा, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद टाइगर रिजर्व चालू किया, एलिफेंट चालू किया। इन सबको चालू करने का मुद्दा क्या था, क्या नेशनल पार्क क्या था, है ना, बायोस्फीयर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड है। जब टॉपिक होंगे तो आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से। अब बातें कर लेते हैं कौन कौन से राज्य में कितने सारे क्या है बाघों की संख्या है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखो तो 526 बाघ दिखाई देंगे। वैसे ही कर्नाटका में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं। तो ये पूरे बाघों की संख्या है, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर पूछ देगा तो कितना है, 3167 अभी प्रेजेंट टाइम में आपको बाघों की संख्या इंडिया में देखने को मिलेगा। चलेगा, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में किया है एक क्या, योग महोत्सव का शुभारंभ। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है सर्बानंद सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष, ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष, केंद्रीय मंत्री हैं आयुष, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2023 को चिन्हित करने के लिए डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव का इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है और हमेशा आता भी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2023 पूछा हुआ है, तो 21 जून को क्या करते हैं हम सब, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 75 दिन का कार्यक्रम है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय परिसर डिब्रूगढ़ असम में आयोजित किया जाएगा। कितने दिन तक, 75 डेज तक, है ना। कितने दिन तक, 75 डेज तक ये आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। असम ने लगातार 2 वर्ष 2 प्रमुख योग महोत्सव 2022 में शिवसागर और 2023 में डिब्रूगढ़ की सफलतापूर्वक क्या है, मेजबानी की हुई है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आपको ये इंपॉर्टेंट है कितने दिनों तक चलेगा, तो 75 डेज तक ये प्रोग्राम क्या है, चलेगा, ध्यान रखिएगा। और कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर। चलिएगा, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने, कौन है हमारी, द्रौपदी मुर्मू जी ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक अ हिस्टोरिक शॉर्टेज क्या है इन सुखोई 30 MKI क्या है, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट। अब ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस की हैं, इसकी वजह से भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर कही जाती है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, उड़ान भरी हुई है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में रणनीतिक
तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की यात्रा की जहां पर उन्होंने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कहां पे इन्होंने किया हुआ है? असम में, ठीक है। जेट पर सवार होकर इन्होंने उड़ान भरी है, कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे? तेजपुर, है ना। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन कहां पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है असम में। कहां पड़ता है? असम में। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस बने जाएंगे। कौन से एयरफोर्स स्टेशन से इन्होंने उड़ान भरी हुई है? तो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, जो कि असम में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पे। अब ये है कौन? प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कमांडर होती है इंडियन आर्म फोर्सेस की, किसकी? इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर होती है, सर्वोच्च कमांडर होती है कौन? हमारे देश के प्रेसिडेंट। ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, 30 मिनट तक इन्होंने क्या है, हवा में इस चीज को देखा है। नेक्स्ट आइएगा, भारत बायोटेक ने जीता हुआ है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का प्रोग्राम। लो जी, अवार्ड में दूसरा क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता हुआ है? तो भारत बायोटेक ने जीता हुआ है। किसने जीता हुआ है? भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का अवार्ड जो है अपने नाम किया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वॉशिंगटन यूएस में 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित वर्ल्ड क्या है, वैक्सीन कांग्रेस में भारत बायोटेक को वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता के लिए एक भाग के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रतिक्रिया विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली वो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का जो आयोजन किया गया है वो कहां पे किया गया है? वॉशिंगटन यूएस में किया गया है, ध्यान रखिएगा। वॉशिंगटन यूएसए में इस प्रोग्राम को किया गया था, जिसमें भारत बायोटेक को क्या किया गया है, इस बार का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। वैक्सीन की दुनिया में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, एक्सीलेंस काम किया इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से इनको दिया है बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट। मतलब वैक्सीन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करने के लिए इन्हें क्या किया गया है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं आपके एग्जाम में। बायोटेक जो है, भारत बायोटेक क्या है, इंटरनेशनल लिमिटेड इज द इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, हेडक्वार्टर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। हेडक्वार्टर कहां पे है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन है? कृष्णा इला, सुचित्रा इला इसकी फाउंडर है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1996 में क्या है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, नासा ने लॉन्च किया है हाई रिजोल्यूशन वाला क्या, वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण। नासा लॉन्च हाई रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है हाई रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी क्या, मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक तरह का यंत्र लॉन्च किया है जिसके माध्यम से एयर की क्वालिटी को पता किया जा सकता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है, कैसी नहीं है। ध्यान रखिए, किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया हुआ है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च द ट्रोपोस्फेरिक इमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ द पॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट इनटू द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द फ्लोरिडा 7 अप्रैल टू ट्रैक एयर पॉल्यूशन इन द नॉर्थ अमेरिका। मतलब कह रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने उत्तरी अमेरिकी में वायु प्रदूषण को ट्रैक करने के लिए 7 अप्रैल को फ्लोरिडा में जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रोपोस्फेरिक मिशन, ध्यान रखिए, एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशंस, है ना, उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, नासा ने लॉन्च किया है। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? तो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये वही है टिम्पो। टिम्पो का मतलब यहां पे आपने अभी जस्ट देखा है कि टिम्पो का मतलब क्या होता है। हाँ जी, उपकरण वैज्ञानिक अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण और उनके उत्सर्जन स्रोतों की निगरानी पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से कर सकेगा, मतलब बहुत ही अच्छे से कर सकेगा। बेसिकली वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, चलेगा। तो ये थी बेसिकली आज की करंट अफेयर, जो कि हमने आपको 10 न्यूज कवर किया। एवरीबॉडी, सबको समझ में आया कि हाँ सर समझ में आया? जितने सारे बच्चे हो, शांतनु, मनीता, काजल, दिशा और जितने सारे बच्चे हैं, क्या समझ में आया कि हाँ सर? देखो एक्चुअली क्या है, कम समय में अच्छी करंट अफेयर हमें कर लेनी है।
हम बहुत सारी करंट अफेयर करा दे तो वो भी दुविधा का एक केंद्र बन जाता है कि सर करंट अफेयर इतने सारे हो गए सर, अब कितना पढ़े। अगर आप एक दिन में 10 करंट अफेयर का न्यूज़ को कवर कर रहे हो हेडलाइन को, है ना, तो 30 दिन में कितना करोगे आप सोचो, 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 300 तो हेडलाइन हो गया। क्या हो गया? हेडलाइन हो गया। हेडलाइन के बेस पे हमने कम से कम एक एनालिसिस में आप देखो तो कम से कम कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन बन गए? इसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन बन गए? लगभग 400-500-600 क्वेश्चन बन गए। 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस के तौर पे एक अलग से करा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर करंट अफेयर करेंगे तो सफिशिएंट है आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप लोग सभी लोग फटाफट आंसर करिएगा। पहले न्यूज से जो क्वेश्चन निकल के आया है वो ये आया है कि हाउ मच मनी डिड इंडिया गिव टू द अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। भारत ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को कितनी धनराशि दी है ये आपको बताना है। इससे पहले कितनी दी थी? अब देखो एग्जामिनर कितना एक्सपर्ट होगा कि आपके सामने ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि आपने 2 और 4 पढ़ा है। देखो 2 और 4 दोनों दिया है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर अभी आपने 4 भी पढ़ाया है। 4 हमने पढ़ाया जरूर है, लेकिन ये पहले दिया था, है ना, ये बिफोर था, ध्यान रखिएगा। क्या था? पहले दिया था। अभी जो 2023 में दिया गया है, 2023 में जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया $2 मिलियन का। कितना दिया गया है? $2 मिलियन का दिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा। कितना दिया गया है? $2 मिलियन दिया गया है। हाल ही में निम्न में से किसे अपना मूल 1961 का घंटा वापस मिल गया है? वेयर वॉज द, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश वाले को इग्नोर करिएगा, है ना, इंग्लिश को इग्नोर करिएगा, हिंदी के अकॉर्डिंग बताइएगा कि हाल ही में निम्न में से किसे अपना मूल 1961 का जो घंटा बेल था वो वापस मिल चुका है? तो वो है INS विक्रांत। हमने अभी जस्ट बताया है। नया जो इंडिजिनसली भारत में बनाया गया वो कब लॉन्च किया गया है? 2013 में लॉन्च किया गया। तो इसी के ऊपर क्या है? लगाया गया है। नेक्स्ट आइएगा। Which of the following scheme added ₹50,000 करोड़ and set a record? निम्न में से किस योजना में शेष राशि में 50,000 करोड़ की वृद्धि कर रिकॉर्ड कायम किया गया है? कौन सी ऐसी योजना है जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखा गया है, जिसके साथ ही साथ उस योजना के अंतर्गत 1.99 लाख रुपए क्या है? डिपॉजिट हो चुका है। 1.99 लाख रुपए क्या है? डिपॉजिट हो चुका है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, उसी पे बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस हैं। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, इसी पे बेस्ड आप पे क्वेश्चंस है। जो डिटेल्स में पढ़ाया है वही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। कहता है CR राव विल गिव अ इंटरनेशनल अवार्ड 2023। कौन से क्षेत्र में इनको दिया गया है? इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कला या फिर स्टैटिक्स, सांख्यिकी। तो CR राव को किस क्षेत्र के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सांख्यिकी क्षेत्र में। किसमें? सांख्यिकी क्षेत्र में। और इसको नोबेल प्राइज के बराबर भी क्या है? माना जाता है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ा दिया है डिटेल्स में इसके बारे में। जो बच्चों को डिटेल चाहिए तो उसके शुरू में जाइएगा, तो शुरू में आपको पूरा थ्योरिकल मिलेगा। अब उसी पे हम लोग MCQs कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा। इन विच स्टेट द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया गया है? कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 अप्रैल 2023 को किया गया था सर। अभी जस्ट आपने पढ़ाया है। तो कौन से राज्य में? तो कर्नाटका के ये दौरे पे गए थे, तब उन्होंने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था। इसके तहत 7 प्रजाति थे बिल्लियों की, बड़ी प्रजाति थी बिल्लियों की, उनको कंजर्व करने की बातें कही गई है, उनके संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा। भारत में बाघों की सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? विच स्टेट ऑन द टॉप इन द लिस्ट ऑफ स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन इंडिया? अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक आबादी वाले राज्य पूछा हुआ है। अगर पूछ दे कि भारत में टोटल कितने सारे हैं, ठीक है,
अगर पूछ दे कि इंडिया में एट प्रेजेंट टोटल बाघों की जो संख्या है वो कितनी है, 31 क्या है 67 अभी प्रेजेंट टाइम में है, अकॉर्डिंग टू डाटा 2022, क्या है 2022 के अकॉर्डिंग। अगर यही डाटा पुराना पूछ दे तो 2167 था, ध्यान रखिएगा 2127 था, कब था ये 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग। एवरी 4 ईयर पे ध्यान रखिएगा, एवरी 4 ईयर पे टाइगर के ऊपर डेटा को रिलीज की जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है ये बताइएगा, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है ये आपको बताना है, बताइएगा सभी बच्चे, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। वेरी गुड, कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अभी जस्ट हमने आपको डिटेल्स में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए अभी डिटेल्स में जो हमने आपको थ्योरिकल चीजें पढ़ाई है वो कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। अब आप देखो हमने जो बाघों के ऊपर डेटा आपको दिया है, अभी जस्ट थ्योरिकल पढ़ाया, ये पूरा डेटा है 2006 में इतना, 10 में इतना, 14 में इतना, 18 में इतना, टोटल कितना है 22 के डेटा के अकॉर्डिंग इतना हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा डेटा को रिलीज किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 526 है, और सबसे कम आपको राजस्थान में दिखाई दे रहा है 69 है। बाकी राज्यों में आपको देखने को मिल सकता है 173 है उत्तर प्रदेश में। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का भी डेटा अपने पास आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 के ऊपर जो हमने आपको आगे छोड़ा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन 7 के न्यूज से बना हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा डिब्रूगढ़ में योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, या शुभारंभ या इसकी शुरुआत की गई है। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष के द्वारा की गई है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। हाल ही में निम्न में से किसने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो सकते थे। शिक्षा मंत्री तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इन तीनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे देश की कमांडर, सुप्रीम क्या होती है, कमांडर होती है आर्म फोर्सेस की, कौन, राष्ट्रपति। तो द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा ये उड़ान भरा गया है। हाल ही में किसने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। एग्जाम में ये भी पूछेगा कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पे किया गया था। तो ये किया गया था वॉशिंगटन में, ध्यान रखिए कहां पे किया गया था, वॉशिंगटन USA में किया गया था, है ना। तो किसने जीता है ये अवार्ड, तो इसने जीता है भारत बायोटेक ने जीता हुआ है। किसने जीता हुआ है, भारत बायोटेक ने जीता हुआ है। इन्होंने क्या किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है। किसमें किया है, वैक्सीन के क्षेत्र में, वैक्सीन के एरियाज में, ठीक है, एक्सीलेंट वर्क किया, जिसकी वजह से इन्हें वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का क्या है अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सभी चीजें याद रखिएगा, जो भी हमने आपको पढ़ाया है उसी के बीच से क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये रहा। अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन महान बनाया गया है। ऑप्शन हम आपको बना देते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा हाई रिजोल्यूशन वाला वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण को लॉन्च किया गया है। हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे नासा है, यहाँ पे जक्सा लिख लीजिएगा आप, है ना, इसको काट के यहाँ पे इसरो लिख लीजिएगा। हम ऑप्शन बना देते हैं आपको। मिजोरम को काट के यहाँ पे आप बना दीजिएगा रॉस्कोकॉम लिख दीजिएगा, है ना, रॉस्कोकॉम कर लीजिएगा। चलिएगा अब बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। Who has recently launched a high resolution air quality monitoring instrument, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से एयर क्वालिटी की जांच की जा सकती है। तो किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। अभी जस्ट हमने आपको डिटेल्स में समझाया है। तो ये लॉन्च किया है नासा ने। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, तो यूएस की स्पेस एजेंसी है। इसरो हमारे प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। जक्सा कौन है, जापान की है। कहाँ की है, जापान की है। और रोसोसॉम कहाँ की है, ये है रशिया की स्पेस एजेंसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रशिया की स्पेस एजेंसी। क्लियर है एवरीबॉडी। तो ये थी आज की करंट अफेयर। क्या थी, आज की करंट अफेयर, जिसमें हमने आपको 10 न्यूज क्या किया है, 10 न्यूज एनालिसिस किया है, 10 न्यूज को समझाया है उसके फैक्ट के रूप में, फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में, और इसी पे बेस्ड हमने 10 आपको एमसीक्यूज करा दिया। अब इस 10 न्यूज से आपने लगभग
मिनिमम 30 से 40 MCQs के तौर पे क्वेश्चन तैयार किया है। इसी 30-40 में से हमने आपको 10 एज अ मॉक प्रैक्टिस के तौर पे कराया है, अभ्यास के तौर पे कराया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि सर अगर हम पैराग्राफ वाली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहां से क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है वो किस तरह से बनाता है या किस तरह से पूछता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप पेन और कॉपी लेके साथ ही साथ नोट्स भी जरूर से बना रहे होंगे, जिसकी वजह से आप करंट अफेयर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक स्कोर अच्छा करना इम्पॉसिबल है। करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जो कि हमेशा नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं और दिमाग से गायब होता रहता है कि अरे यार ये तो ये था, एक नया निकल के आ गया। ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।